चलिए अगली कड़ी में अब हम बात करते हैं। देखिए पिछले वाले में हमने देखा था कि नालद दियार को लेकर के दिक्कत हो रही थी। तो नालद दियार तो भाई संगम काल के बाद के अंतिम फेज में लिखा गया था, यानी तृतीय संगम के दौरान। और दूसरी जो शायद जो था वो तुर्कुलर कहा जा सकता है, और उसके बाद सिलप्पाधिकार, उसके बाद बड़ी मेखले लिखा गया था। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए देखिए, किस निम्नलिखित स्थल से रोमन कांस्य वस्तुओं की निधि मिलती है जिसमें पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा भी थी। तो ये है बच्चों, पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा कहाँ से मिलती है हमको? कोल्हापुर से। ठीक है, कोल्हापुर से। अरिकामेडू के चक्कर में मत पड़िएगा। अरिकामेडू जो है वहाँ से फोरा एरेटाइट जैसे रोमन में भांड मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं अगस्तस के, लेकिन कोल्हापुर से ये पोसाइडन की लघु प्रतिमा मिलती है। अच्छा, निम्नलिखित में किसके आधार पर सिक्के के प्रकार का निर्धारण होता है? तो किसके प्रकार के आधार पर सिक्के का निर्धारण होता है बच्चों? पहली बात, या तो अग्रभाग या तो पृष्ठभाग। फिर पूछता त्रिभाषिक लेख युक्त सिक्के प्रचलित करने वाला शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है नहपान। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। निम्न के कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें क्या है जरा सुनिएगा कि भाई देखिए, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वैश्य पुष्यगुप्त का उल्लेख तो मिलता है, क्योंकि इसमें है चंद्रगुप्त के अमात्य ने, पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण किया था सुदर्शन झील का, तो वो एक इतिहास बताता है रुद्रदामन। ठीक है, अगर हम बात करें कुमारगुप्त बंधुवर्मा की मंदसौर लेख की, तो वत्सभट्टी ने इसको लिखा, ये भी बात सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में वीरसेन शाम का उल्लेख मिलता है, जो कि एक शैव था, ये भी बात सही है। लेकिन खारवेल के हाथी गुफा लेख में कहीं पे भी पार्श्वनाथ का जिक्र नहीं मिलता है। अरहतों की बात जरूर करता है, जैन अरहतों की, लेकिन पार्श्वनाथ का वहाँ पर उल्लेख नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर ये जो सही सुमिलित नहीं है वो क्या है? वो दूसरा आंसर है, वो ये है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ आंसर है वो गलत है। अगला पूछा कि स्त्री धन का सर्वप्रथम उत्तराधिकारी कौन होता था? ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमेशा कौन होगा? पुत्री होगी। किसी भी महिला के मृत्यु के उपरांत उसकी वस्तुओं के ऊपर उसकी पुत्री का हक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुलकेशिन के एहोल अभिलेख के रचयिता रविकीर्ति ने अपनी तुलना निम्नलिखित में से किन लेखकों के साथ की है? तो जाहिर सी बात है, वो अपनी जब भी तुलना करेगा तो बड़े बड़े लोगों से ही करना चाहेगा। बाणभट्ट समकालीन है तो उसका तो करेगा नहीं। हाँ, कालिदास से जरूर कर सकता है। ठीक है, और किसके साथ? भारवी के साथ। किसके साथ करेगा? भारवी के साथ। तो ये जो आपका आंसर होगा बच्चों, वो होगा कौन सा? ये 3 और 4, भारवी और कालिदास। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन शास्त्र तथा धातु विज्ञान का विद्वान था? कौन था भैया? रसायन शास्त्र का विद्वान है। ठीक है, तो इसका क्या है? ये है नागार्जुन। ठीक है ना, नागार्जुन जो थे रसायन शास्त्र के विद्वान थे, जबकि चरक जो थे वो सर्जरी के विद्वान थे। ठीक है, तो इस बात को जानते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चित्रकला के संबंध में ये क्या है यार, रुक जा रहा है। प्राचीनतम अभिलेखिक प्रमाण निम्नलिखित किस स्थल से हमें प्राप्त होता है? अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, यह है जोगी मड़ा। कहाँ से भाई? जोगी मड़ा से प्राचीनतम अभिलेखिक प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? जोगी मड़ा से। अगर वैसे पूछे कि चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण, तो फिर भीम बेटका को देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्राचीनतम अभिलेखिक प्रमाण, ये बात लिखी हुई है। अगला है 28 का हिंदू बौद्ध जैन शैलोत्खात गुफाओं का सह अस्तित्व है। जाहिर सी बात है एलोरा। निम्नलिखित किन पाशुपत आचार्यों का चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में उल्लेख हुआ है? ठीक है, अब ये देखिए, इसका उत्तर क्या होगा?
ठीक है। एक तो बात आ जाएगा कपिल का, पराशर का और उपमित का। अब वही यार ये अपने में आप में लग रहा है कि ये कोई साउथ इंडियन नेम है, तो उनका नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये 2 3 4 कपिल, पराशर और उपमित, तो जहाँ 2 3 मिल गए हैं, ठीक है, तो ये तो उत्तर सही है। और अब वही यार साउथ इंडियन है, तो इससे आपको पकड़ में आ जाएगा, लेकिन उपमित का भी उल्लेख मिलता है। चलिए अगला बात है कि 30वां क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किन संस्कृत के लेखकों का कांची के साथ संबंध था? चलिए भाई इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो थे आपके एक भारवी और दूसरे थे दंडी, इनका संबंध कांची से था। तो आप महेंद्र वर्मन जब मेरा वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर दंडी का उल्लेख मैंने किया है। फिर गुप्तकाल में लाट से जाकर दसपुर में बसने वाली श्रेणी किस वस्तु का व्यवसाय करती थी? तो वो थी रेशम। अगर इंदौर की बात होती तो तेल की बात कर लेते, लेकिन यहाँ मंदसौर लेक की बात किया जा रहा है, तो ये रेशम तंतु वाय। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों। हर्ष के बताए गए स्वर्ण सिक्कों के पृष्ठभाग पर से निम्नलिखित में से किसका अंकन प्राप्त होता है? देखिए हम जानते हैं वह अपने आप को क्या कहता है, परम माहेश्वर कहता है, ठीक है, लेकिन उसके अगर पृष्ठभाग की बात करें तो उस पर किसका अंकन मिलता है बच्चों? ये एक मिनट, ये किसका अंकन मिलता है? शिव और पार्वती का, परम माहेश्वर कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को जैन धर्म से शैव धर्म में धर्मांतरित किया था? तो वो थे अपर। 33 का उत्तर होगा आपका अपर, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मामल्लपुर के शैल रथ मंदिरों का नामकरण पांडवों के नाम पर हुआ है, जैसे धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ। ये बात तो सही है। तर्क, द्रौपदी रथ माँ दुर्गा को समर्पित है और इसकी जो छत विन्यास है वह अन्य रथों से भिन्न है। देखिए भाई ये ए भी सही है और आर भी दोनों सही है, लेकिन जो ये बात कह रहा है कि पांडवों के नाम पर हुआ था और दुर्गा जी से संबंध था, तो ये दोनों बातें अटपटी लग रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि यहाँ पर कि अगर पांडवों के नाम पर हुआ तो क्यों हुआ, ये तो बताया नहीं गया। इसलिए हम अगर कहें कि ए और आर दोनों सही हैं, पर ए की सही व्याख्या आर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोग मंडप निम्नलिखित मंदिरों में से एक के विन्यास का अंग है। भोग मंडप कहाँ मिल रहा है जरा देखिएगा आप लोग, तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ, अगर आप कलिंग के मंदिरों को देखेंगे तो नट मंडप, भोग मंडप इस तरह से मिलता है, और जबकि कंदरिया में जाओगे तो अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर है लिंगराज भुवनेश्वर। मैंने अभी आपको बताया कि कलिंग शैली की विशेषता है, ठीक है ना, जगमोहन, नट मंडप, भोग मंडप इन सब का। चलिए 36वें क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। चलिए भाई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेते हैं। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि चारों आपको आंसर दिखाई दे, ठीक है। अब चंड कौशिक का जो है क्षेमेश्वर से मिला लीजिए। मालती माधव को आपको पता ही है कौन है भाई, भवभूति हैं, ठीक है, ये चीज़ तो कन्फर्म है, ठीक है। अच्छा, अब चंड कौशिक का आपका कौन सा हो गया, 4 हो गया था, मालती माधव का 2 हो गया था, तो अब तीसरा क्या है, प्रबोध चंद्रोदय। अब ये जो प्रबोध चंद्रोदय है बच्चों, ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा, 3,
कृष्ण मिश्र जी का। और सारी पुत्र प्रकरण किसका है? अश्वघोष। देखिए, अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो तो हमको पता है कि अश्वघोष की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और बुद्धचरित। तो इसलिए पहला तो यही मिल जाना चाहिए, ठीक है, कि डी का 1 होना चाहिए। और ये उत्तर इसी में दिखाई पड़ रहा है, तो एक से भी मिलने से सब मिल जा रहा है। मालती माधव सबको पता है भवभूति है, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्णा मिश्र। लेकिन ये चंड कौशिक सबको कठिन करेगा, ठीक है ना, क्षेमेश्वर। चलिए अगला कह रहा है मिताक्षराम यह विधान किया गया है कि पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। कब भाई? जन्म के समय से ही, ठीक है ना, यानी जन्म के समय से ही उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। जबकि दाय भाग क्या कहता है कि पिता की मृत्यु के बाद मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जन्म के समय से ही पुत्र को पैतृक अधिकार में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित संस्कृत व्याकरण आचार्यों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? अब देखिए, जब ये निरुक्त, निरुक्त का यास्क, यास्क का निरुक्त, तो यानी 4 जो है वो तो पहले आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये आपका पहले ही आ गया 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 2। अगर इसी में पाणिनि आते तो फिर यास्क के बाद पाणिनि आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 जयादित्य, फिर भट्टोजी दक्षित। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुल्तानगंज की मूर्ति में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, तो अब इसमें किसको प्रदर्शित किया गया है? अब देखो, पहली बात तो ये है, ये सुल्तानगंज की जो मूर्ति है, अब इसमें मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर दिखा देता तो आपको ज़्यादा अच्छा होता। तो ये अभय मुद्रा में है बच्चों। ठीक है, तो फिर आपको मैं बताता अभय मुद्रा क्या है, लेकिन मेरा एक वीडियो बना हुआ है, ऑलरेडी जारी किया गया है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ अभय मुद्रा का हमने चिन्ह दिखाया हुआ है। चलिए 40वां है कि पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय के विजयों के स्मरणोत्सव में किया था। ये बात ठीक है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची के पल्लवों पर 3 बार विजय प्राप्त की थी। तो जाहिर सी बात है भाई, ए भी सही है, ठीक है ना, और आर भी सही दिख रहा है हमको। ठीक, तो ये जो 40 का उत्तर है कि ए और आर दोनों सही हैं। तो अगर पति के विजयों का स्मरण में दिया तो 3 बार विजय हासिल किया, तो यानी ए की सही व्याख्या आर है। अब कौन सा युग्म सही सुमेलित है, जरा बताइए भाई। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसमें पहली बात तो ये है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ब्रह्मगुप्त का पंच सिद्धांत का, ये बात तो सही है। लल्ल का लीलावती नहीं है, मतलब वाग्भट का अष्टांग संग्रह, ये सब गलत है। ठीक है, तो ये ब्रह्मगुप्त का पंच सिद्धांत का सही है। खंडन खाद्य भी, ये सब थोड़ी वरामिहिर का है। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया। एक पुस्तकों पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। 42 है वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन को कहा जाता है क्या? देखिए, हमने एक सूत्र बनाया था कभी पढ़ने के लिए, मसनी वल्लभ रामा। ठीक है ना, मसनी वल्लभ रामा, और इसको मैंने सेट किया था द्वैतवाद, अद्वैत, द्वैताद्वैत, ठीक है ना, फिर उसके बाद शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो वल्लभा का कहाँ आया? शुद्धाद्वैत पर। तो ये मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वल्लभाचार्य का क्या है भाई? शुद्धाद्वैत है, ध्यान रखिएगा। किस पाल शासक के सुमात्रा के सैलन शासकों के साथ बड़े गहरे राजनयिक संबंध थे? ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देवपाल का नाम आ रहा है, तो भाई देवपाल को बिना देखे ही क्लिक कर दीजिए, ये सही है। ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा आपका? 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। जावा स्थित बोरोबुदुर की प्राचीन कला के अंकुर किस स्तूप में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों घंटसाल। ठीक है, घंटसाल में प्राप्त होते हैं।
अब चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ, जिसे हिंदू देवशास्त्र का सचित्र कोश कहा जाता है, ठीक है, वो किसने बनवाया था? किसने बनवाया था भाई? ये थे राणा कुंभा। इन्होंने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी ने उत्तर भारत की यात्रा की थी। धर्मस्वामी ने नालंदा को अस्तित्व में पाया और वहाँ के शिक्षकों से भेंट की। कौन सा एक सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तारानाथ ने उल्लेख किया कि एक धार्मिक धर्मोपदेश के दौरान तीर्थंकरों ने बौद्ध भिक्षुओं से झगड़ा किया और नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के 3 भवनों में से एक रत्नबोधि को जला दिया। और 14वीं शताब्दी में भारत यात्रा करने वाले तारानाथ ने उल्लेख किया कि नालंदा बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। ठीक है, तो अगर हम इस उत्तर को देखने का प्रयास करें तो कौन सा एक सही नहीं है, वो ये है कि तारानाथ ने उल्लेख किया कि नालंदा बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि इसका जो समय टाइम पीरियड है वो क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक उत्तर जो है यही क्या है, गलत है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये कुछ हद तक सही हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये दो सेट आपको पसंद आए होंगे। फिर आगे मैं रिलीज करता रहूँगा।